हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राहुल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एजुकेट योर माइंड में। आज मैं दोस्तों आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि अपने आप में काफ़ी यूनिक भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जून 1976 को। एक सामान्य दिन की तरह एयर फ्रांस की एक फ्लाइट 248 पैसेंजर्स के साथ तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरती है, जिसे कि एथेंस से होते हुए जाना होता है। ये फ्लाइट एथेंस में लैंड करती है, इसकी रिफ्यूलिंग की जाती है और कुछ समय तत्पश्चात ये वापस से उड़ान भरती है अपने फाइनल गंतव्य पेरिस के लिए। इसी मध्यांतर दोस्तों 4 हाईजैकर्स इस फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं और इसे फोर्सफुली डाइवर्ट कर दिया जाता है युगांडा के मेन एयरपोर्ट एंटेबे पर। अब यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर युगांडा ही क्यों, कोई और कंट्री क्यों नहीं? तो इसके पीछे कुछ रीजन बताए जाते हैं, जैसे कि युगांडा और इजराइल की डिस्टेंस करीब 4000 किलोमीटर है और हाईजैकर्स को ये पूरी तरह विश्वास था कि इजराइल इतनी दूर आकर के मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेगा। दूसरा, युगांडा और इजराइल के बीच रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसका एडवांटेज पूरी तरह से हाईजैकर्स को मिला। इदी अमीन जो कि उस टाइम पर युगांडा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने ना सिर्फ हाईजैकर्स को लैंड प्रोवाइड किया बल्कि इन लोगों को कमांडो सपोर्ट भी दिया गया। दोस्तों उस दिन उस फ्लाइट में करीब 145 पैसेंजर्स ऐसे भी थे जो कि नॉन इजरायली थे, जिन्हें अगले 2 दिन के अंदर रिलीज कर दिया जाता है और बाकी बचे पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया जाता है। इस प्लेन को हाईजैक करने के पीछे हाईजैकर्स का एकमात्र मोटो था अपने पैलेस्टीनियन साथी जो कि इजराइल और 4 अलग देशों में सलाखों के अंदर होते हैं, उन्हें रिलीज कराना। और यही शर्त हाईजैकर्स इजराइल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं इन एक्सचेंज फॉर दोज हॉस्टेजेस। अब यहाँ इजरायली गवर्नमेंट के सामने 3 ऑप्शंस होते हैं अपने लोगों को वापस लाने के लिए। पहला ये कि हाईजैकर्स की शर्तें मान ले और अपने लोगों को वापस लेते आए। दूसरा, पॉलिटिकली इस इशू को किसी तरह रिजॉल्व कर ले। थर्ड एंड लास्ट, मिलिट्री ऑपरेशन। दोस्तों इजरायली गवर्नमेंट पॉलिटिकली इस इशू को रिजॉल्व करने की बहुत कोशिश करती है, इवन इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्ड किया जाता है युगांडन गवर्नमेंट पर, बट उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगती। दोस्तों कहा यह जाता है कि इजरायली गवर्नमेंट हाईजैकर्स की शर्तें मानने के लिए काफ़ी हद तक रेडी भी हो गई थी, बट एंड मौके पर डिसीजन चेंज किया जाता है और फाइनली इजरायली डिफेंस फोर्स और मोसाद को मिलिट्री ऑपरेशन की हरी झंडी दे दी जाती है, जिसे कि नाम दिया जाता है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, और इसकी कमान योनातान नेतन्याहू को सौंप दी जाती है। दोस्तों योनातान नेतन्याहू कोई और नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के एग्जिस्टिंग पीएम हैं, उनके बड़े भाई थे। इस मिशन को सक्सेसफुली कैरी आउट करने के लिए आईडीएफ और मोसाद के सामने 3 मेजर चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इनके पास एंटेबे एयरपोर्ट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ना कोई लेआउट होती है, हॉस्टेजेस का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये बिल्कुल इन्हें मालूम नहीं होता, और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अनडिटेक्टेड युगांडा एयरपोर्ट पर लैंड करना। बट कहते हैं ना दोस्तों कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ आईडीएफ के साथ भी। जिस कंपनी ने एंटेबे एयरपोर्ट को बनाया था वो कंपनी इजराइल की थी, जहां से आईडीएफ को एयरपोर्ट का कंप्लीट लेआउट मिल जाता है। जिस नॉन इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया था उन लोगों से आईडीएफ को रिमेनिंग हॉस्टेजेस का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है, जो मैन एयरपोर्ट से करीब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग में होता है। युगांडा के प्रेसिडेंट इदी अमीन फॉरेन ट्रिप पे होते हैं और वो जनरली ब्लैक कलर के मर्सिडीज यूज किया करते थे, जिसका कि एडवांटेज आईडीएफ ने उठाया और अपने प्लेन्स और व्हीकल्स को उसके अकॉर्डिंग ही रेडी कर लिया। आखिर वो घड़ी आई जाती है 4 जुलाई 1976 को। इजराइल के कमांडोज अपने 4 एयरक्राफ्ट के साथ लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हुए युगांडा पहुंच जाते हैं, जिसमें से कि एक एयरक्राफ्ट पूरी तरह से खाली होती है ताकि हॉस्टेजेस को वापस लाया जा सके, और बाकी एयरक्राफ्ट्स में कमांडोज और मेडिकल स्टाफ्स होते हैं। एक एक करके सारे एयरक्राफ्ट्स लैंड करना चालू कर देते हैं, जिसमें से कि एक एयरक्राफ्ट से 4 गाड़ियां बाहर निकलती है इंक्लूडिंग ब्लैक मर्सिडीज, और इस चेक पॉइंट की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटीज़ को ये लगता है कि इदी अमीन वापस आ गए हैं फॉरेन ट्रिप से, बट जैसे ही चेक पॉइंट पे पहुंचते हैं 2 सिक्योरिटीज़ कमांडोज को ये शक हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इदी अमीन ने अपनी गाड़ी का कलर चेंज करके ब्लैक से वाइट कर लिया था। जैसे ही गाड़ी चेक पॉइंट पे रुकती है आईडीएफ के कमांडोज सिक्योरिटी पे फायरिंग चालू कर देते हैं। कुछ देर की फायरिंग के बाद जब सारे सिक्योरिटी गार्ड मार गिराए जाते हैं तो फाइनली ये लोग उस लोकेशन में पहुंचते हैं जहां हॉस्टेजेस को रखा गया था। वो अपने लोगों से हिब्रू में ज़मीन पे लेट जाने के लिए बोलते हैं ताकि उन्हें
हाईजैकर्स का क्लियर शॉट मिल सके। फाइनली सारे हाईजैकर्स और करीब 45 कमांडोज को मार गिराया जाता है और इस तरह दोस्तों 106 हॉस्टेजेस में से 102 को रिलीज करा लिया जाता है और बाकी के 4 हॉस्टेजेस क्रॉस फायरिंग में मारे जाते हैं। इस पूरे मिशन में सिर्फ एक आईडीएफ के कमांडोज की ही मौत होती है और वो कोई और नहीं, योनातान नेतन्याहू ही होते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये ऑपरेशन इजराइल की हिस्ट्री में एज ए सक्सेसफुल मिशन दर्ज हो जाती है। बट इसका खामियाजा कहीं ना कहीं केन्या को भुगतना पड़ जाता है, क्योंकि केन्या ही एक ऐसी कंट्री होती है जो कि इजराइल की उस टाइम पे मदद कर रही होती है। और जैसे ही ये बात युगांडा के राष्ट्रपति इदी अमीन को मालूम पड़ता है, वो युगांडा में रहने वाले केनियन को गोली मारने का नोटिस इशू कर देते हैं, जिससे कि करीब 200 केनियन को गोली मार दी जाती है और 3000 के करीब केनियन को युगांडा छोड़ के जाना पड़ जाता है। तो ये थी दोस्तों ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नमस्ते दोस्तों।